All right. Here is the question which we were solving yesterday. और RF स्ट्रेटजी को वैल्यूएट करना था, तो हमने इसमें अच्छे से देखा। देखो, हमने नॉलेज के नंबर इसमें ले लिए हैं। ये जो आपको ये कौन सा कलर है भाई? ये वाला, इस कलर को क्या बोलेंगे? वो बताएगा? ये कौन सा कलर है ये वाला? कोई बता दे। नहीं पता? चलो, मुझे भी नहीं पता तो ठीक है, इसको हम कोई कलर बस मान लेते हैं। एनीवे, तो ये एनालिसिस हुआ हुआ है, इसमें वैल्यूएशन भी हुई भी है। फिर यहाँ फिर हमने एनालिसिस किया, फिर वैल्यूएशन की इन द बॉडी, फिर एनालिसिस किया। तो उसके बाद एक और एनालिसिस हमने कर दिया, उसके बाद वैल्यूएशन की हुई है, मतलब किसी पॉइंट की वैल्यूएशन इन द बॉडी नहीं भी की हुई, फिर और एनालिसिस कर दिया। मतलब ये ज्यादा हो गया। अगर मैं आपको इसके मार्क्स दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं एनालिसिस को काउंट करूं जिसके 8 नंबर होते हैं, तो वो कुछ यूं है कि यहाँ पर मुझे 2 नंबर एनालिसिस के मिले होंगे, फिर मुझे यहाँ पर भी 2 नंबर एनालिसिस के जरूर मिले होंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पर भी एनालिसिस के 2 नंबर मिले होंगे। जो चल रहा है आगे, तो कितने होंगे? 6, और 6 के बाद फिर यहाँ पे ये एनालिसिस मजीद आ गया 8 नंबर। तो 8 नंबर में गेन कर दूंगी, इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स्ट्रा कर दिया, ये ना भी करूं एनालिसिस मजीद, तो मुझे 8 नंबर मैंने एनालिसिस के गेन कर लिया हुए, तो इट्स फाइन। अच्छा, तो इसी तरह से मैं अगर इवेल्युएशन की बात करूं, तो इवेल्युएशन भी आप गौर करो बॉडी के अंदर, तो ये हुआ हुआ है इवेल्युएशन यहाँ, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बॉडी ये भी की है, तो यहाँ पे भी इवेल्युएशन के नंबर मिल रहे हैं। अगर दो दो पहले तो 4 नंबर मिल गए, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे इवेल्युएशन लिखी है, तो 5 से 6 नंबर हमें इवेल्युएशन के मिल चुके होंगे। इसका मतलब है हमने 2 ही नंबर मैक्सिमम और लेने हैं, तो हमें वैल्यूएशन कम करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा वैल्यूएशन इन द बॉडी ज्यादा नहीं कर पा रहा किसी वजह से, कि उसने एक दो जगह पे की है और आगे नहीं कर सका, तो फिर आप एंड पर वैल्यूएशन क्या करें कि आपको नंबर ज्यादा मिल जाए। तो वैल्यूएशन इन द बॉडी तो वैसे इट इज अ मस्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। लेकिन अगर कम की हुई है, मैंने तो 3 जगह कर दी ना, कम की हुई है, तो फिर आप यहाँ पर ज्यादा वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा वैल्यू करूंगा, और तो मेरी क्वेश्चन की जो आंसर है वो मेरा काफी हद तक कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था 16-17 मार्क्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमने ज्यादा वैल्यूएशन करनी नहीं है। लेकिन मैं करूंगा इसलिए ताकि इन केस कोई बच्चा अगर वैल्यूएशन बॉडी नहीं कर पाता, तो वो इस तरह से भी एंड पे वैल्यूएशन भी कर सकता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यूएशन जो एट द एंड होती है, जिसमें आप वैल्यू पे कमेंट देते हैं कि फाइनल आपकी क्या वर्डिक्ट आपका क्या है, कि वेदर यू आर इन फेवर ऑफ दैट स्ट्रेटजी और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू थिंक बिफोर द स्टार्ट ऑफ सच क्वेश्चंस। पहले से सोच लेना है कि मैंने स्ट्रेटजी की फेवर में जाना है या अगेंस्ट जाना है, राइट। और आपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन फेवर या अगेंस्ट, डिपेंड करता है ना आपने कंक्लूजन क्या देना है। तो आप उन पॉइंट्स को जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो कीप इट असाइड, उसको आप यूज ना करें मैनेजमेंट बॉडी पे। सो बिकॉज आपको लगता है कि ये ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी सपोर्ट में इन द एंड लिखें वाइल डूइंग योर फाइनल वैल्यूएशन। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप आंसर लिखते हुए डिसाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल बी इन अ मेस, आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले डिसाइड करना है, और वो जो आपके सपोर्टिव आर्गुमेंट है उनको पहले से ही आपने हाईलाइट कर लेना है कि मैं ये बॉडी में इस्तेमाल करूंगा, करूंगी, या और ये एंड पे। अच्छा, अब आप अगर गौर करो, तो मैं केस स्टडी अगर निकालूं, तो मैंने सारे पॉइंट्स को तो इस्तेमाल नहीं किया, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को आपने इस्तेमाल करना भी नहीं है। टाइम लाइन में जितनी हमें स्ट्रेटेजी दी हुई है, हमने सारी इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। और जरूरत भी नहीं है। हमने तो जो हिडन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और हमने उसके मुताबिक अपना आंसर लिख दिया है। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मीट दोज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, आपको एग्जामिनर मैक्सिमम नंबर देगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कोई से 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करूंगा अपनी फाइनल वैल्यूएशन के लिए। और वो कौन कौन से हैं? वो है, एक मेरे ख्याल में अगर हम इसको देखें, ये नीचे अपेंडिक्स में, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो आता है एक ये, कि दोनों जो फार्म्स हैं
वो टेक ओवर कर रहा है, उनके कॉर्पोरेट कल्चर्स डिफरेंट हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू bring change in culture because that is the way of doing things. Employees are have been doing it for so long कि उनकी एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, एक नॉर्म बनी हुई है, एक रूटीन है जिसमें दे हैंडल देयर वर्क और ऑल टास्क, तो उसको चेंज करना आसान नहीं होता। जब दोनों मिलेंगे तो हाउ वुड दे बी एबल टू वर्क एज अ टीम, कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम एवेल्यूशन में लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई, जो मैंने बिल्कुल कवर नहीं की बॉडी में, क्योंकि मुझे पता था ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वो है ये पूरा टेबल अपेंडिक्स 4। तो मैं इसको भी साथ ही आपको जल्दी से पहले भी डिस्कस किया था, कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको रेशो दी हुई है। करंट रेशो बस गुजारा चल रही है क्योंकि 1:1 है, तो करंट एसेट्स आर हार्डली एबल टू मीट करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो जो है वो आपकी मुसलसल गिर रही है, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपने इन्वेंट्री बहुत रखी हुई है। ये लिखा हुआ है होल्ड हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि जब एसिड टेस्ट रेशो आप निकालते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो अगर इन्वेंट्री बहुत रखी हुई है, तो वो एकदम से जब इन्वेंट्री माइनस करेंगे करंट एसेट्स में से, तो आपके करंट एसेट्स बहुत कम हो जाएंगे। इनफैक्ट उनको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो इसलिए रेशो खराब होती हुई भी हमें नजर आ रही है, और 2018 में सबसे खराब हो गई है, क्योंकि 2018 में ये बात हो रही है होल्डिंग हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, राइट। और करंट रेशो तो चलो फिर भी ठीक चल रही थी, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री भी शामिल थी। फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ले लो, वो भी जो है ना एडवर्स है, कम होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इस पे भी हम बात कर चुके हैं पहले लेसन में, कि वो भी 2018 में जाके गिर गई है। आप इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी उतना जनरेट नहीं होगा। और गियरिंग जो है, इस पे भी हमने बात की थी, वो फाइनली बढ़कर 60% पे चली गई है, क्योंकि आपने बार बार लोन लिया है, मॉर्टगेज भी किया है, आपको ये नजर आ रहा होगा। हमने पीछे इस पे बात भी की है यहाँ टाइम लाइन में, कि उसने पहले भी 2016 में भी फाइनेंस किया उसको थ्रू अ बैंक लोन, और उसके बाद उसने की जो बिल्डिंग खरीदी है उसमें भी उसने मॉर्टगेज यूज किया है, तो उसने लोन काफी इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम इसको बैक कर सकते हैं इसके साथ। और उसके बाद अगर नीचे चले जाएं तो प्रॉफिट जो है ना, वो भी आपको नजर आ रहा है कि मुसलसल डिप कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल सारी फिगर जो हमें नजर आ रही है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, वो फेवर में नहीं जा रही, ठीक है। लेकिन आप अगर गौर करो तो एक चीज हमें यहाँ पे नजर आती है, और वो क्या, कि यहाँ पर लेट मी शो इट टू यू। ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स ने वैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स को अप्रूव कर दिया 2019 में एट द मोमेंट, ठीक है। लेकिन ये 2019 की बात थी, वो 2020 में भी गए हुए नीचे नजर आ रहा है आपको, स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं ना 2020 में, ये देखें 2019 तक वर्कर्स ने अप्रूव कर दिया डिस्पाइट हैविंग एडवर्स फिगर्स। अच्छा, अब मैं इनको ही बेस बनाकर इस्तेमाल करने लगा हूँ, राइट। अब आप गौर करें, जो मैंने आपको अभी बात बताई है, मैं इसी को इस्तेमाल करने लगा हूँ। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैं यूज करूंगा। अच्छा, अब आप देखें, और ये वैल्यूशन है, ज्यादा बड़ी वैल्यूशन करूंगा क्योंकि ताकि वो बच्चे जिनसे वैल्यूशन बॉडी कम होती है, करनी तो बड़ी पड़ेगी फिर भी कम होती है, तो दे कैन डू वैल्यूशन एट द एंड ऑफ द आंसर एज वेल। अच्छा, अब मैं स्टार्ट इसको कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं कलर डिफरेंट यूज करूंगा, वही वाला पर्पल जो है। तो इन माय ओपिनियन, अब क्या मैंने आपको बताया था, वैल्यूएशन जब आप करते हैं तो यू हैव टू एड्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ईदर यू आर डूइंग अ वैल्यूएशन इन द बॉडी और एट द एंड। अच्छा, ये मुझे याद है, ये जो ऊपर मैंने वैल्यूएशन की हुई है ना, कहाँ पर बना, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा इनफैक्ट इट, तो ये मैं इसको स्ट्रेटेजी ही बोल लेता हूँ। इट कौन सी, इनफैक्ट वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, मैं ऐड कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ऑफ converting sorry, the strategy of producing only sugar cane, ठीक है। हम उसकी बात अगर कर लेना, तो the strategy of producing only sugar cane production, वो काम कर गई, यहाँ काम कर रही है असल में। तो ये हम मैंने यहाँ पर भी इसको एड्रेस किया हुआ है, तो इट से एड्रेस हुआ था, लेकिन मैंने कहा चले इसको थोड़ी क्लैरिटी दे देते हैं। तो वैल्यूएशन में हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं।
अब हम यहाँ करने लगे जी। तो अब चूंकि मुझे फाइनल वैल्यूएशन करनी है, तो अब मैं क्लैरिटी से कहूंगा कि स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी है। तो इन माय ओपिनियन, तो मैंने तो स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि मैंने आपको 2 एविडेंसेस केस से दिखा दी। तो इन माय ओपिनियन RF strategy is not a strong one. मैंने पहले एक थंपिंग स्टेटमेंट दे दी, इज नॉट अ। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ये है कैरेक्टरिस्टिक एवेल्यूशन की, जब आप एंड पे करते हैं आपको स्ट्रेट अवे कहना है, क्योंकि अब आपने वो वो ग्राउंड बनाना है सारा ना, कि क्यों आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट आपकी फेवर में वो यहाँ पर आएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज दैट, वो क्या है जी, वही जो मैंने बताया कि वो जो टेक ओवर वाली बात है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू यूज केस इंफॉर्मेशन। इज दैट टेकिंग ओवर BKL, टेकिंग ओवर BKL created a clash of cultures। अभी आपने इसको मूवी नहीं याद कर लेनी, क्लैश ऑफ क्लैंस, ये क्लैश ऑफ कल्चर है, ठीक है। जाहिर बात है वो दोनों डिफरेंट फर्म से ताल्लुक रखते थे पहले, तो क्लैश ऑफ कल्चर तो आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने केस की इंफॉर्मेशन यूज की है। एंड चेंज ऑफ कल्चर, आगे मैं चेंज ऑफ कल्चर इज अ ह्यूमंगस टास्क, इज अ ह्यूमंगस टास्क। बहुत मुश्किल काम है एक कल्चर को चेंज करना, कि कोई भी किसी भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए ना, चाहे वो आपकी, ऑफ कोर्स आप अपनी जो फर्म है जो टेक ओवर कर रही है, उसने अपना उनके एम्प्लॉइज का कल्चर तो चेंज नहीं करना। यू हैव टू चेंज द कल्चर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म विच यू हैव टेकन ओवर। अच्छा, तो अब इज अ ह्यूमंगस टास्क और रिक्वायरिंग क्यों है, ह्यूमंगस टास्क क्यों है, रिक्वायरिंग चेंज मैनेजमेंट। आपको चेंज मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, कि पूरे उस चेंज, मैंने हमने पढ़ा भी हुआ है कि आपको चेंज लेकर आना है फ्रॉम अ करंट स्टेट टू अ डिजायर्ड स्टेट। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे जो इस चेंज को स्मूथ बना सकें, वर्कर्स को फेमिलियर कर सकें नए मेथड से, नए अप्रोचेस से, तो नई वर्क प्रैक्टिस से, जो कि इतना आसान नहीं है क्योंकि वर्कर्स रिटेलिएट कर सकते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अच्छा, फिर टेकिंग वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ह्यूमंगस टास्क क्यों है, तो मैं लिख रहा हूँ उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आए कि जी ये आपके फायदे के लिए है। अच्छा, हायरिंग प्रोजेक्ट चैंपियंस, ये कौन होते हैं, मैंने बताया था कि ये एक्सपर्ट होते हैं हु एक्चुअली नो हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली इफ द प्लान इज टू चेंज द कल्चर। तो ये भी महंगे भी पड़ेंगे आपको, और आपको लाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट चैंपियंस। फिर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, सारी बात, ऑफ कोर्स व्हेन यू चेंज द अप्रोच द एम्प्लॉइज आर सपोज टू वर्क, तो उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो पहले पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और तरह से काम करते थे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके अलावा क्या करना है आपको पड़ेगा, एंड ऑन टॉप ऑफ इट हैंडलिंग वर्कर्स रिटेलिएशन। उसके बावजूद वर्कर्स रिटेलिएट करेंगे कि जनाब हम नहीं कर सकते, हम ऐसे काम पहले नहीं करते रहे। हैंडलिंग वर्कर्स रिटेलिएशन। तो मैंने ये बताया कि ये क्यों ह्यूमंगस टास्क है, मुश्किल है ये, ठीक है। तो आगे मैं अब लिख रहा हूं इसको फर्दर, इट ऑल रिक्वायर्स, क्या है जी, इट ऑल रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एंड विदाउट इट, अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला ना आपका। एंड विदाउट इट सिनर्जी through takeover is just not possible. Synergy through takeover is just not possible. अच्छा, ये synergy क्या है, ये वैसे मैंने नोट्स में डिस्क्राइब किया है। synergy हम ये कहते हैं, हम इसको बोलते हैं 2+2=5। मतलब ये कि अगर दो फर्म्स अकेले काम कर रही हैं, तो अगर उन दोनों फर्म्स के कंबाइंड बेनिफिट को हम देखें तो वो इट विल बी लेस देन द, यानी कि उन दोनों के इंडिविजुअल बेनिफिट्स को अगर हम ऐड कर लें तो इट विल बी लेस देन द कंबाइंड बेनिफिट ऑफ बोथ फर्म्स। यानी कि जब आप किसी फर्म को टेक ओवर करते हैं तो अब दोनों फर्म मिल गई हैं, नाउ यू विल बी गेटिंग द कंबाइंड बेनिफिट ऑफ बोथ द फर्म्स। तो वो बेनिफिट कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर वो दोनों फर्म्स अलग अलग काम करें और उनके अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं, इफ वी ऐड देम टुगेदर, तो स्टिल वो उस बेनिफिट के बराबर नहीं हो सकते जो टेक ओवर या मर्जर से हो रहे हैं।
इसको सिनर्जी बोलते हैं। तो जो टेक ओवर का मकसद होता है वो सिनर्जी होता है, तो वो सिनर्जी आप अचीव नहीं कर पाएंगे वो जो कंबाइंड बेनिफिट है। तो इज जस्ट नॉट पॉसिबल, मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड आर एफ अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, मैंने ये अग्रेसिव क्यों लिखा, क्योंकि वो तेजी से एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, नई बिल्डिंग भी ले रहे हैं, आपको नजर आ रहा है अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है, लोन भी ले रहे हैं वो। तो डिड नॉट सीम टू पे ऑफ, डिड नॉट सीम टू पे ऑफ, कि ये नहीं लग रहा कि ये आगे काम करने वाली है, या इसने काम किया होगा, हमने ये लिख दिया, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूं तो मेरा यहाँ आंसर मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यूएशन बॉडी में भी की हुई है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन वो बच्चे जो जिन्होंने वैल्यूएशन बॉडी कम की हुई है और दे डू नॉट नो हाउ टू डू वैल्यूएशन इन द बॉडी, तो उनके लिए फिर चले कुछ हेल्प मिल जाएगी कि वैल्यूएशन भी आप इन द एंड थोड़ी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। वो क्या, एक और रीजन लिख दें जो आपने मेंशन ना किया हो। सेकंड रीजन इन द लिस्ट, कौन सा लिस्ट, यानी कि बिगेस्ट रीजन, हमने ऊपर कहा ना वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, तो सेकंड रीजन इन द लिस्ट वो क्या है जी, इज द, आगे मैं चूंकि दोबारा केस फैक्ट इस्तेमाल करने लगा हूं, इज द रेशियो फिगर्स, अभी हमने बात की उसके ऊपर, फ्रॉम आर एफ फाइनेंशियल अकाउंट्स इन अपेंडिक्स 4। तो सारी बात मैंने एग्जामिनर को समझा दी कि भाई यहाँ पर फिगर्स फेवर में नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कलर दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, दैट डिड नॉट शो अ फेवरेबल पिक्चर एट ऑल, ठीक है, दैट डिड नॉट शो अ फेवरेबल पिक्चर एट ऑल, क्योंकि सारी फिगर जो है ना वो एडवर्स ही जा रही, हमने पढ़ा है अभी पीछे की है, ठीक है। और जैसे बी इट, चाहे वो ROCE हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी कम हो रहा है, और चाहे वो हो एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है जी। अच्छा, शोइंग, और वो क्या शो कर रहा है, शोइंग फॉलिंग प्रॉफिटेबिलिटी, क्यों, क्योंकि ROCE जो है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो होती है, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बता रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को कम होता हुआ दिखा रही है वो, ठीक है। एंड लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी भी कम हो रही है। लिक्विडिटी क्या होती है कि आप के पास जो है वो कितना कैश अवेलेबल है कि अब आपने जो है वो करंट लायबिलिटी को पूरा कर सकें, या आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, ये होता है ना। तो आपका जो एसिड टेस्ट रेशो है वो भी कम हो गई है, जैसे हमने ऊपर लिखा है। तो लिक्विडिटी भी कम हो गई, फॉल कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी फॉल कर रही है। इसका मतलब है बिजनेस को आगे प्रॉफिट भी कम होगा, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है बिजनेस के बाद, कैश, जिसे कैश फ्लो प्रॉब्लम बोलते हैं, वो आने वाला है। वो अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाएगा या अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो आगे फाइनेंसिंग अ बिल्डिंग, फाइनेंसिंग अ बिल्डिंग थ्रू अ मॉर्टगेज, हुआ ना, ये ऊपर भी लिखा, थ्रू अ मॉर्टगेज, जो मैंने ऊपर बात भी की है, मॉर्टगेज के स्पेलिंग गलत है, यस, मॉर्टगेज। अच्छा, मॉर्टगेज ऑल्सो इंक्रीज्ड गियरिंग, हमने पढ़ा, ये भी टेबल में लिखा हुआ ना, गियरिंग बढ़ी है, लेकिन हमने को सपोर्ट किया कि गियरिंग बढ़ी है वो बिल्डिंग मॉर्टगेज करने से, ठीक है। तो गियरिंग इंक्रीज अलोंग विद फॉलिंग प्रॉफिट्स, ठीक है जी, ये हुआ है। अच्छा, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा, ये भी एप्लीकेशन ही है, ये फाइनेंसिंग बिल्डिंग थ्रू मॉर्टगेज, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, क्योंकि लिखा हुआ उन्होंने लोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उसके बाद ये जो फॉलिंग प्रॉफिट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये भी एप्लीकेशन ही है क्योंकि नजर आ रहा है। अच्छा, आगे इसको वाइंड अप करें जल्दी से हम, तो आगे इसको खत्म करते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ, आगे ये कलर इसका चेंज कर लें कि इन 2019 शेयर होल्डर्स, अब बात गौर करो, मैंने जो जो बताया मैंने वो वही लिख रहा हूँ। इन 2019 शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड क्या, कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और ये मैंने पहले भी दिखाया है, दोबारा दिखा देता हूँ कि आपको ये 2019 में लिखा हुआ है कि डिस्पाइट के वो एडवर्स फिगर्स हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अप्रूव कर लिया,
2019 में, ठीक है। मैंने इसको लिखा कि माना कि अप्रूव कर लिया, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, बट आगे हम लिख सकते हैं, बट हाउ लॉन्ग would they be supporting such an aggressive growth strategy? But how long would they be supporting such an aggressive growth strategy? यानी कि एक्सपैंड करी जाओ, लोन ले जाओ, प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो कब तक वो, अगर 2019 में तो अप्रूव कर दिया, आगे नहीं करेंगे फिर ऑफ कोर्स, ठीक है। इफ इट इज नॉट बेनिफिटिंग देम, पहले वो प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, अब प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम होता जा रहा है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे कि जी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी जिसमें उनको फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या करेंगे, वो फिर वही काम करेंगे, दे माइट सेल ऑफ their shares, they might sell off their shares, reducing price। ये पहले भी बात हुई, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी और रीजन की वजह से लिख रहा हूँ ना, reducing they might sell off their shares, reducing its price and as a result क्या होगा कि gearing तो पहले हाई, and as a result with already high gearing, as a result with already high gearing, यानी कि और लोन लेना मुश्किल है, already high gearing क्या हो जाएगा, RF would not be able to raise funds, RF would not be able to raise funds, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी एक्सपेंशन के लिए है। तो मैंने यही लिखा कि आगे वो एक्सपेंशन ही नहीं कर पाएंगे थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो हमने अपनी बात पूरी कर दी। अच्छा, ये हमने वैल्यूएशन कर दी है। अब ये मैंने ज्यादा की है क्योंकि हमने बॉडी में भी की हुई है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दूसरा पॉइंट भी लिख दिया। मेरे ख्याल में ये दूसरा पॉइंट आप, ये ज्यादा सॉलिड भी हो सकता है, आप इसको पहला पॉइंट बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहले को आप दूसरा बना सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन हमेशा फाइंड आउट करें जो पॉइंट आपको सबसे स्ट्रांग लगता है, उसको एंड पे वैल्यूएशन में इस्तेमाल करें ताकि आपकी एंडिंग अच्छी हो। अच्छा, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे बता सकता है। कोई क्वेश्चन है? नहीं है।